अरे बेटा, मुझे प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी ला दो। मालिनी जी ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, क्योंकि उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और उन्हें हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे, तो वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। नकुल ने एक बार उनकी ओर देखा और फिर अपने ससुर जी की ओर देखा। उसके बाद उसने अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर दिया और रसोई में चला गया। मालिनी जी ने सोचा कि वह रसोई में से पानी लाने के लिए गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह एक ट्रे में जूस का गिलास लेकर आया और अपने सास ससुर को जूस पिलाने लगा। उनकी बहू वैशाली रसोई में थी, तो उसने तो सुना भी नहीं कि उसकी सास पानी मांग रही है। बहू के मायके वालों को घर आए हुए 1 सप्ताह हो चुके थे। 1 सप्ताह से मालिनी जी देख रही थी कि बेटा बस अपने सास ससुर के आगे पीछे ही घूम रहा था और उनके पास आने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं रहती थी। वैसे भी पिछले 2 महीने से उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। ऐसे समय में बेटा बहू बार बार अस्पताल के चक्कर लगाकर थक गए थे, तो मालिनी जी को ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार माँ को अब बोझ समझने लगे हैं। बीच बीच में बहू आकर उन्हें खाना पानी दे जाती थी, लेकिन नकुल ने तो उनके कमरे में आना ही छोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने नकुल को बुलाकर कहा कि मुझे किशमिश खाने का मन कर रहा है, तू बाजार जा रहा है तो ज़रा किशमिश लेते आ। तो नकुल ने उन्हें 2 टूक जवाब देते हुए कह दिया था कि अब जो जितना मिल रहा है खा पीकर चैन से रहिए ना। आप फरमाइश करेंगे और मैं बाजार चला जाऊँगा, ऐसा मत सोचिएगा। वैसे भी मैं अपने सास ससुर के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ, तो आपके लिए कुछ नहीं लेकर आ पाऊँगा। इतना कहकर वो अपने सास ससुर के साथ बाहर निकल गया था। हाँ, लेकिन बहू उन लोगों के साथ नहीं गई थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब ऐसे समय में मालिनी जी बहू से क्या शिकायत करती जब बेटा ही उनकी बात नहीं सुन रहा था। नकुल को अचानक से क्या हो गया था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बार बुलाने पर वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता था। ज़्यादातर समय वह अपने सास ससुर के पास ही बैठा रहता था। यह सब देख देख कर मालिनी जी को लगने लगा था कि अब बेटा उनकी परवाह नहीं करता है, और आज तो उनका कलेजा कट कर रह गया था, क्योंकि जिस बेटे ने माँ को पानी तक नहीं पूछा, वो ट्रे में जूस सजाकर पत्नी के मायके वालों की आवभगत कर रहा था। अब माँ के सब्र का बांध टूट गया और बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि अब वह ऐसे बेटे बहू को अपने साथ नहीं रखेगी। हालांकि उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही थी, फिर भी उन्होंने सोच लिया था कि अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, वह खुद को खुद ही संभाल लेंगी, क्योंकि बेटे को तो उनकी एक जरा भी परवाह नहीं है। और अगर बेटा ही ऐसा निकल गया है तो फिर कल की आई हुई बहू उन्हें क्या पूछेगी। वह तो और खुश ही होगी कि उसका पति अपनी माँ को छोड़कर उसके मायके वालों की आवभगत में लगा हुआ है। बेटे ने प्रेम विवाह किया था और मालिनी जी ने खुले दिल से बहू को प्यार दिया था, फिर भी आज सब बिखर कर रह गया था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब उन्हें एक कठोर फैसला लेना ही होगा। हालांकि ऐसा करते हुए उनका दिल कांप रहा था, लेकिन जिस तरह आज बेटे ने उन्हें नज़रअंदाज किया था, उसके बाद उन्हें कुछ और सोचने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। रात को सब लोग खाना खा रहे थे। उनकी बहू वैशाली उनके कमरे में आई और कहने लगी, माँ जी चलिए आप भी खाना खा लीजिए, शाम से आप कमरे से बाहर ही नहीं निकली हैं। बहू की यह सारी बातें आज मालिनी जी को बस दिखावा ही लग रही थी। वह सोचने लगी कि शाम से तो मुझे पूछने नहीं आई और अब दिखावा करने के लिए आई है। उन्होंने रुखाई से कहा, नहीं बहू, मुझे वहाँ खाना नहीं खाना है। अगर तुम्हें इच्छा हो रही है तो मुझे मेरे खाने की थाली यहीं पर लाकर दे दो। आज से पहले मालिनी जी ने वैशाली से इतने रूखे शब्दों में कभी बात नहीं की थी, इसलिए वैशाली असमंजस में पड़ गई। लेकिन फिर भी अभी घर में उसके मम्मी पापा थे, तो वह चुपचाप रसोई में गई और अपनी सास का खाना लाकर उसने उनके कमरे में ही दे दिया। मालिनी जी को भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन उनके खाने की इच्छा मर सी गई थी। मगर फिर भी उन्हें दवाई खानी थी, तो उन्होंने किसी तरह थोड़ा बहुत खाना खाया और दवाई खाकर आराम करने के लिए लेट गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद मेहमान घर से चले गए, तब मालिनी जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। वह सोचने लगी कि अब मैं अपने बेटे से जाकर कह देती हूँ कि वह अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। जैसे ही वह अपने बेटे के कमरे के बाहर पहुंची, वैसे ही नकुल परेशान सी आवाज़ में अपनी पत्नी से कह रहा था, देखो वैशाली, मैंने तुम्हें पहले यह सब नहीं बताया, क्योंकि सब कुछ एकदम अचानक से ही हो गया। मुझे लगा कि इन सब में तुम्हारी भी सहमति है, इसलिए मैं हक्का बक्का सा रह गया था। लेकिन फिलहाल अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो माँ के लिए समस्या हो जाती। बेटे की बात सुनकर मालिनी जी के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि मेरा बेटा ऐसी कौन सी परेशानी में है और वह यह सब क्या कह रहा है। इसलिए उन्होंने धैर्य से उसकी बातें सुनने का फैसला किया। उनके कदम वहीं के वहीं रुक गए थे। वैशाली कहने लगी कि तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। इसी तरह तो लोग पति पत्नी के रिश्तों में दरार डाल देते हैं। अरे मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में जानती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने यह सब करके बहुत गलत किया है। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। तो नकुल कहने लगा, जब मुझे पता चला कि माँ को कैंसर है और उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैंने अपने 1-2 दोस्तों से बातें की, कुछ रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया। पता नहीं कैसे तुम्हारे पापा मम्मी तक यह बात पहुँच गई। जब वह हमसे मिलने के लिए आए
तो उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया और कहने लगे कि तुम्हारी माँ के इलाज में जितने भी रुपए खर्च होंगे वह सारे रुपए हम देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से रिश्ता खत्म करना होगा और बस मेरी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी होगी और तुम्हें यह बात साबित करके दिखानी होगी कि तुम भविष्य में अपनी माँ को नज़रअंदाज करोगे और केवल मेरी बेटी के बारे में सोचोगे। इसलिए कल जब माँ अपने कमरे में बैठी पानी मांग रही थी तब तुम्हारे पापा ने मुझे इशारा करके मना किया कि मैं उन्हें पानी देने के लिए ना जाऊँ, और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि उनकी आवभगत की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँ। अगर वह मुझसे खुश हो जाएंगे तभी मुझे रुपए देंगे। मैं उस वक्त और कुछ नहीं सोच पाया, मुझे बस यही लगा कि किसी तरह मैं माँ की जान बचा लूँगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान को गिरा कर भी मैंने उनकी आवभगत की। अचानक से जब उन लोगों ने यह सब कहा तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी कठपुतली बन गया हूँ। लेकिन अब मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो लोग मेरी माँ को एक गिलास पानी तक देने से रोक रहे हैं, क्या वह लोग सच में मेरी माँ के इलाज के लिए रुपए देंगे या बस वह मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहते हैं। और ऊपर से मुझे इस बात का भी गुस्सा आया कि तुमसे मैंने प्रेम विवाह किया, लेकिन तुम मेरे मन को समझ नहीं पाई और मेरी माँ को मुझसे दूर करना चाहती हो। मेरी माँ की बीमारी से तुम्हें प्रॉब्लम है, जब मैं माँ की देखभाल करता हूँ तो तुम्हें चिढ़ होती है। वैशाली भरे गले से बोली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तो खुद माँ जी के लिए परेशान हूँ और तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे पास रुपयों की कमी है? अरे हम मिलकर कोई रास्ता निकालते, लेकिन ऐसे माँ जी के इलाज के लिए हम किसी की बेतुकी शर्त नहीं मान सकते। सब कुछ जब माँ के लिए ही हो रहा है तो हम भला उन्हें दुख पहुँचा कर कैसे रह सकते हैं? नकुल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कहने लगा कि मैं बहक गया था। एक पल को मुझे समझ नहीं आया, मैं उनकी बातों में आ गया। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी माँ की जान बचाना है, लेकिन अगर मैं माँ को नज़रअंदाज करने लगूंगा तो माँ तो जीते जी मर जाएगी। इतना कहकर वो फपक फपक कर रो पड़ा। तभी वैशाली कहने लगी, सुनो, मुझे याद आ रहा है, माँ जी ने मुझे अपनी माँ के और सासू माँ के कुछ खानदानी जेवर रखने के लिए दिए थे और कहा था कि मेरे बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा, तो मैं तुम्हें यह सब पहले ही दे देती हूँ। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम इन गहनों को बेच भी सकती हो। अब मैं इन गहनों पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगी, तो क्यों ना हम उन गहनों को बेचकर ही माँ जी का इलाज करा ले। आखिर उन गहनों से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए माँ जी हैं। फिर रुपयों के लिए हमें किसी के आगे ना झुकने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें अपना आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर नकुल की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो कहने लगा, अरे यह बात तो मुझे पता ही नहीं थी। चलो जल्दी से वो गहने निकालो और मैं जाता हूँ, माँ को देख कर आता हूँ। सुबह से मैंने उन्हें देखा नहीं है, पता नहीं कल की बात का उन्हें कितना बुरा लग गया होगा। तभी मालिनी जी ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरा मन आहत हो गया था और मैं तुम लोगों को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं समझ गई कि तुम कितने लाचार हो गए थे कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी माँ को भी नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन बेटा, जो लोग ऐसी गंदी शर्त लगाकर मदद करने की पेशकश करते हैं वह लोग क्या मदद करेंगे? लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? वैशाली अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, माँ जी, मेरे मम्मी पापा को मेरे प्रेम विवाह से ऐतराज़ था और उन लोगों ने कहा था कि भविष्य में अगर तुम्हारी गृहस्थी टूटेगी तब तुम्हें समझ में आएगा। हो सकता है कि वह लोग मेरी गृहस्थी बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहे हों ताकि गलतफहमी में आकर नकुल मुझे छोड़ दे कि मैं ही अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहते कहते वो रो पड़ी। तो मालिनी जी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बहू, मेरी बहू इतनी प्यारी है, मेरा बेटा तुझे क्यों छोड़ेगा? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं जब तक जिंदा हूँ हमेशा तुम लोगों को प्यार दुलार देती रहूँगी। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रोने लगे। मालिनी जी को कैंसर है यह पता चलने के बावजूद उतना दुख नहीं हो रहा था जितना यह देखकर उन्हें सुकून महसूस हो रहा था कि उनके बेटे बहू उनके बारे में बहुत सोचते हैं और उनकी बहुत परवाह करते हैं। वरना बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद वह लोग अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। उनके लिए इतना ही काफ़ी था। खैर, वो पुश्तैनी गहने बेचकर मालिनी जी का इलाज शुरू हुआ और 2 सालों के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वैशाली ने अपने माता पिता से बातचीत करने भी बंद कर दी थी, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं वह माता पिता कहलाने के लायक ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।